बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत में गुज़श्ता एक हफ़्ता अगर देखा जाए और उसका अहाता किया जाए और अगर तनाजुर में आइंदा की हिकमत अमली देखें, आइंदा का मंजरनामा देखें, तो ये दिखाई देता है कि तहरीक अदम एतमाद के हवाले से अपोजिशन जोड़ तोड़ में मसरूफ़ है। अपोजिशन ने मेल मुलाकातें की, हुकूमती मौक़िफ़ ये था कि हुकूमत को कोई कदगन नहीं पहुँचा सकेगी ये अपोजिशन। लेकिन अपोजिशन के तेज़ तर होते राबिते, उसमें पहले अगर हम देखें माजी में अपोजिशन के एक दूसरे से जो इख्तलाफात थे उसी की बुनियाद पर एक राय अमूमी तौर पे ये कायम की जा सकती है कि अपोजिशन इत्तेहाद के लिए इकट्ठा नहीं हो पाएगी, तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं हो सकती। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी शायद इस पर राजी ना हो। कायदे नून लीग से जब राबिता किया गया, उनसे बातचीत की गई, पार्टी ने मुशावरत की है, तो आज का जो खबरनामा यह है कि उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो हैं वो तहरीक अदम एतमाद की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। वो तैयारियां कर रहे हैं और इसी ज़िमन में वो रवाबित भी करेंगे। शेख रशीद साहब कहते हैं कि आने वाले 50 दिन जो हैं वो पाकिस्तानी सियासत के लिए अहम है। उसके बाद इमरान खान जो हैं वो सुरखरू होंगे। यानी क्या हुकूमत को भी तहरीक अदम एतमाद के हवाले से खदशा है? 50 दिन किस वजह से अहम है? तहरीक अदम एतमाद के हवाले से अभी तक की जो मुशावरत है वो तो अपोजिशन एक दूसरे से मेल मुलाकातें बढ़ा के करना चाह रही है, लेकिन माजी करीब का भी हवाला याद रखना चाहिए कि माजी करीब में यही अपोजिशन जमातें यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ज्यादा दूर की बात नहीं है। शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा जो ज़िमनी इंतखाब में खड़ी थी, उनका जब नतीजा आने वाला था तो उस वक्त उनके साहबजादे अली परवेज मलिक जो लीगी रहनुमा है, उनका पीपल्स के बारे में क्या मौक़िफ़ था वो जरा मुलाहिजा कीजिए। जो आज का दिन है मेरे ख्याल से सारी सियासी जो पार्टियां हैं उनके लिए लम्हे फिक्री है कि किस तरह से एक अपोजिशन की जमात ने सिंध की आवाम का लूटा हुआ पैसा यहाँ पे आके वोटरों की तजलील और वोटों के वफादारियाँ खरीदने के अंदर इस्तेमाल किया। कोई इनसे पूछ सकता है इनकी कारकर्दगी ऐसी क्या थी कि वोट 5000 से उठ के 20,000 के ऊपर हो गया और इनको शर्म फिर भी नहीं आई जब आप लोगों ने इनका मकरू चेहरा दुनिया के आगे एक्सपोज किया। उसके बावजूद आज का दिन भी गाड़ियों के अंदर नकद पैसे लेके ये बांटते रहे। नाज़रीन, शहबाज शरीफ साहब ये मौक़िफ़ रखते हैं कि कल का हलीफ आज का हरीफ हो सकता है और आज का हरीफ कल का हलीफ भी हो सकता है। तो अभी ये हलीफ और हरीफ की जो जंग है, तो इसी के जवाब में आसिफ अली जरदारी साहब का क्या मौक़िफ़ था वो भी जरा सुन लीजिए। मेरा एस्टिमेशन 50,000 थी और मैं 50,000 वोट ले सकता था अगर हम वोटर टर्नआउट बढ़ा सकते। आपने जो कॉन्स्टिट्यूंसी जिसपे इलेक्शन लड़ी है, ये 77 के बाद मियां साहब बनाते रहे अपने हिसाब साइड से गलियां मोहल्ले बिरादरियां देख के इन्हें कॉन्स्टिट्यूंसीज बनाएंगे। हर जगह पे हम इनसे लड़ेंगे, हर मोहल्ले में इनसे लड़ेंगे, इसलिए कि पाकिस्तान के ये खिलाफ है, ये मेरी धरती के खिलाफ हैं। जो इस धरती में नहीं मरना चाहता उसको क्या मसला है? नाज़रीन, ये एक कौमी असम्बली की नशिस्त के इलेक्शन के दौरान एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी के मनाजिर थे। अब बात करते हैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान की, कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर की, कि जिनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने की बातें हो रही हैं। अब एक बड़ा मौका है, बड़ा इवेंट है, तो फिर से इकट्ठे हो गए। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, क्या आपको ये लगता है कि अपोजिशन जमातें जो एक दिन में कोई उनका रूप होता है, अगले दिन में एक दूसरे के बारे में उनके तमाम तनाजुर तब्दील हो जाते हैं, क्या ये अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद पर इकट्ठी हो पाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। देखिए यासर, अगर आपने दो चीज़ें दिखाई, एक परवेज़ मलिक मरहूम साहब के साहबजादे का बयान, एक आसिफ अली जरदारी साहब का। अगर आज की तकरीर भी आप सुन लेते, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की आपने सुनी होगी। जी। उसमें जिस तरह उन्होंने कहा कि कुछ लोग हमें कहते थे कि ज़मीनी इलेक्शन में ना जाओ, हमने जो कहा वो हुआ, जो वो क्या चाहते थे वो नहीं हुआ। चले, आपने तज़किरा छेड़ा है तो फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का भी वो खिताब सुन लेते हैं जो उन्होंने खिताब किया मुल्तान में खिताब के दौरान क्या कहना था वो भी मुलाहिजा कर लीजिए। आपका मार्च शुरू होने से पहले इमरान के विकेटें गिरने शुरू हो गए हैं। बुज़दिल है आपका वज़ीर आज़म। अगर आप बुज़दिल नहीं हो, अगर आप इन अवाम से नहीं डरते हो, तो हमारा मार्च की जरूरत ही नहीं होगा। हमारा मार्च से शुरू होने से पहले आप असेंबली तोड़ दें।
राणा साहब, ये वो पूरा मंजरनामा नहीं है जो अपोजिशन के बारे में बात की गई है, जो दोस्तों के बारे में बात की गई है, वो जरा हिस्सा हज़फ है इसमें से। चलें देखिए, मैं आपको यासर हम खबर की तरफ चलते हैं। आज अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, आसफ अली जरदारी साहब अचानक बीमार हो गए और डॉक्टर्स ने उनकी तमाम सियासी सरगर्मियाँ ख़त्म कर दी हैं, पाबंदी लगा दिया कि कोई सियासी सरगर्मी नहीं करनी। यही है वो मनसूख कर दी। अल्लाह ताला के साथ उन्हें सेहत कामिला अता फरमाए। अब वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदम इत्मीनाद का मामला नहीं आई सर। अब मामला ये है कि आसफ अली जरदारी शुरू हुए, जरदारी साहब ने कोशिश की, शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की, जरदारी साहब ने चौधरी बरादरान से मुलाकात की, जरदारी साहब ने बाकी मुलाकातों का सिलसिला शुरू किया था। अचानक मुस्लिम लीग नून ने कहा जरदारी बाजी ना ले जाए, एक जरदारी सब पे बारी ये कामरा शुरू हो जाए। मुस्लिम लीग नून ने भी फौरी तौर पर राब्तों का सिलसिला शुरू कर दिया। उन्होंने कहा जी इससे भी रब्ता करो, इससे भी करो, MKM से भी रब्ता किया, दीगर राब्तों के सिलसिला में उन्होंने टीमें तश्कील दे दी कि ये साबित हो कि ये नहीं हम अपोजिशन है। जरदारी साहब ये साबित करना चाहते हैं ये नहीं हम अपोजिशन है। ये कोई साबित नहीं करना चाहता और ये कोई नहीं कहना चाहता, ये कोई नहीं करेगा कि किसी सूरत में भी वो तहरीक अदम इत्मीनाद कामयाब हो। या सर मुझे एक बात बताएं, अभी बिलावल साहब ने एक तकरीर में कहा है कि 27 फरवरी का मार्च शुरू होने से पहले आप असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दें, यही कहा है ना उन्होंने। जी। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि 27 फरवरी से पहले हम जो अदम इत्मीनाद की तहरीक ला रहे हैं वो कामयाब हो जाएगी। बिलावल साहब को क्यों नहीं यकीन? बिलावल साहब ये क्यों कह रहे हैं इमरान खान को, वज़ीर आज़म साहब को, कि जनाब आप असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर दें, आप असम्बलियाँ तोड़ दें। ये नहीं कह रहे कि हमारी तहरीक अदम इत्मीनाद कामयाब हो जाएगी। यासर मैं आपको एक बात बता दूं, ना मुस्लिम लीग नून ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों तहरीक अदम इत्मीनाद कामयाब नहीं करवाना चाहते। अगर लाने के लिए कोशिश भी करें, आप गौर करें, इस तहरीक इत्मीनाद के शोर में मार्च का शोर ख़त्म हो गया है, मार्च पीछे रह गया है। अब मौलाना साहब की मीटिंग में डिसाइड होगा तहरीक अदम इत्मीनाद के लिए सब इकट्ठे हो जाएं। ये नहीं डिसाइड होगा कि जनाब सारे मार्च के लिए इकट्ठे हो जाएं। पीपल्स पार्टी अपना मार्च, आज जमात इस्लामी ने भी कह दिया हम धरना देंगे इस्लामाबाद में, सब अपने अपने चल पे है। इसलिए कि सियासी मैदान गर्म हो रहा है, सियासी मैदान में हर शख्स अपना हिस्सा डाल रहा है। मैं आपको ये बड़ी खबर देता हूँ कि मुस्लिम लीग नून के अंदर आज भी ये बात डिस्कस हुई कि अदम इत्मीनाद की सूरत में वज़ीर आज़म कौन होगा। आप क्या समझते हैं? अदम इत्मीनाद आ गई, मान लें अदम इत्मीनाद कामयाब होगी, स्पीकर के खिलाफ कामयाब होगी, 1% मैं कह रहा हूँ मान लें, तो कौन स्पीकर होगा? भाई इसके लिए पूरा एक नेटवर्क होता है, पूरा एक होमवर्क होता है, उस पर आता है कि जनाब ये स्पीकर होगा, इस जमात से स्पीकर होगा, इस जमात से वज़ीर आज़म होगा। अगर मुतवाज़ तो माजी में आप उठा के देख लें, जब पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार है उसको कितने वोट पड़ते हैं, और नून लीग का उम्मीदवार आता है उसको कितने वोट पड़ते हैं, मौलाना साहब आते हैं तो उनको कितने वोट पड़ते हैं। ये बड़ा क्लियर है। या सर ये दोनों सियासी जमातें किसी को खुश करने के लिए अपने अपने ताई ये काम कर रही हैं कि चाहे शायद कोई खुश हो जाए, और खुशी में वो बांटता है ना, जो खुश हो जाता है कोई चीज़ बांटता है, वो बांटने में हमें मिल जाए। भाई आपका कोई एक मार्च जो है ना वो गोल होना है। यस सर, कोई एक मार्च जो है ना वो गोल होना है, तो ये उसके लिए सारा कुछ हो रहा है। अगर आप ये कहें कि हुकूमत को आप गिरा लेंगे, तो ऐसा नहीं है। ना कोई हुकूमत लेने के लिए तैयार है, ना पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून को कुछ देने के लिए तैयार है, ना मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी को कुछ देने के लिए तैयार है। दोनों एक दूसरे की सियासी हरीफ है। लिहाजा मैं आज की खबर आपको ये ब्रेक कर दूं कि यह सारा कुछ एक लॉन्ग मार्च को मुलतवी करने या उसकी तारीख बदलने या उसको उस पर पानी डालने के लिए होगा। मुझे एक बात बता दें, पीपल्स पार्टी नून लीग इकट्ठी चल पड़ी, अदम इत्मीनाद की तरफ चल पड़े। मुस्लिम लीग नून 27 मार्च के लॉन्ग मार्च की हिमायत करेंगे या 23 मार्च के? अगर वो कहते हैं हम 27 मार्च के लॉन्ग मार्च के साथ नहीं है, तो 27 मार्च से पहले, 27 फरवरी से पहले अगर अदम इत्मीनाद आती है तो पीपल्स पार्टी क्यों साथ देगी? अगर वो कहती है मैं 23 मार्च के साथ हूं, तो फिर भी क्यों साथ देगी? वो शायद दोनों तैयारियां पैरेलल रख के चलना चाहते हैं। इत्तेहादी जमातें क्या सोचती हैं, ये भी राय लेते हैं। MKM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा वसीम साहब ने हमें इसी बीच ज्वाइन कर लिया है। वसीम अख्तर साहब बहुत मशहूर हैं आपके वक्त के। वसीम अख्तर साहब, अपोजिशन जमातें जो हैं वो तहरीक अदम एतमाद पे गौर कर रही हैं। आपका वफ्द भी लाहौर आया, आपने मुलाकात भी की अपोजिशन लीडर से, चौधरी बरादरान से भी आपकी मुलाकात हुई। क्या तहरीक अदम एतमाद पे अपोजिशन जमातें आपकी हिमायत चाहती हैं या फिर ये सिर्फ हवा बना हुआ है? देखें, पहले भी अपोजिशन ये कोशिशें कर चुकी है, और हमारी जो मीटिंग्स हुई थी, हम जो इस्लामाबाद और लाहौर आए थे, हमारा मकसद उन सब जमातों के लीडरान का शुक्रिया अदा करना था
और उनसे गुजारिश करनी थी कि जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स आए हैं बल्दिया को मजबूत करने के लिए, उसको इन लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंट होना चाहिए। हर बड़ी जमात बल्दिया को मजबूत करने के लिए अपना अपना शेयर डाले, अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाए, एक प्रेशर बिल्डअप करे ताकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स इंप्लीमेंट हो। जहां तक नो कॉन्फिडेंस का मामला है, अगर ऐसा ऑपोजिशन प्लान कर रही हो तो सबके सामने आता। अभी तो सिर्फ तज्जिए हैं या फिर बातचीत है या र्यूमर्स कह लें इसको, ऑपोजिशन की तरफ से कोई ऐसी चीज आई नहीं है कि ये तारीख है, ये रेजोल्यूशन है, इतने नंबर्स हमारे हो गए हैं और हम नो कॉन्फिडेंस पे जाएंगे, और नो कॉन्फिडेंस के बाद की प्लानिंग क्या है। आपको अपने वोटर्स को भी कॉन्फिडेंस में लेना होगा, पाकिस्तान की आवाम को भी कॉन्फिडेंस में लेना होगा कि अगर ऐसा होता है और कामयाब होता है तो प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। ये ठीक है, ये कार्ड्स आप नहीं पब्लिक करते, मगर फिर भी ये तो पता होता है कि आप यू आर रेडी फॉर द नो कॉन्फिडेंस। मगर ऐसी कोई चीज ना मीडिया की तरफ से बाहर आ रही है, सिर्फ अफवाहें तो हैं, ये बात तो जरूर है। अच्छा वसीम भाई, आपने कहा कि अफवाहें हैं और ये बात जरूर है। अब आपकी शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई, आपकी परवेज़ इलाही साहब से मुलाकात हुई, आप लाहौर आए, मुलाकातें की, बड़ा शोर मचा। बहुत से तजियाकारों ने कहा कि आप लोगों ने बड़े खुल डुल के गिले शिकवे किए हैं और आपने कहा है कि हम भी तैयार हैं, जो मुख्तलिफ तजियाकारों की तरफ से आया। शहबाज शरीफ साहब से क्या पाकिस्तान की सियासत पर और क्या हुकूमत से तंग आने के हवाले से कोई गुफ्तगू हुई? देखिए, ये तो फिर वही वाली बात है कि लोगों ने कहा, हमने क्या कहा, आपसे सुनना चाहते हैं, हम आपसे सुनना चाहते हैं। मैं वही बता रहा हूं कि हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात बिल्कुल माजी में हमारे कोलिशन रहे हैं, पार्टनर्स PMLN भी रही है और PPP भी रही है, उनके साथ भी हमारे एग्रीमेंट्स हुए हैं और वो जो भी वादे वही थे वो फुलफिल नहीं हुए थे। इसी तरह PTI है, PTI में कुछ इश्यूज रिजॉल्व जरूर हुए हैं, मगर जिस तरह से महंगाई है, जिस तरह से कराची के इश्यूज हैं, सिंध के इश्यूज हैं, वो अभी पेंडिंग है, वो उस पर इतनी तवज्जो नहीं दी जा रही। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये भी बताया था उनको कि प्राइम मिनिस्टर साहब का जो होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर साहब को वोट मिला है कराची से, MLAs MPs इलेक्ट हुए हैं, आपके पास एक मैंडेट आया है, उस तरह से कराची के लोगों के मसाइल हल नहीं हो रहे। और उसके बाद जाहिर है हमने PMLN से जब मुलाकात की तो हमने उनको भी इश्यूज बताए कि सिंध की हुकूमत जो इस तरह से बेड़ा गर्क किया हुआ है उसने, सिंध का, कराची का, वो सब उनके सामने रखे हमने। आमिर खान साहब ने, वसीम साहब, आमिर खान साहब ने ये मौक़िफ़ अपनाया कि जिस तरह के मसाइल हमें सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं, वैसे ही मसाइल यहाँ पे ऑपोजिशन को विफाक से हैं। अब आपको तो मसला है बैड गवर्नेंस के हवाले से, आपको मसला है बल्दियाती कानून के हवाले से। आप ये समझते हैं कि सिंध हुकूमत जो है वो यकतरफा फैसले करती है, स्टेक होल्डर्स को साथ नहीं मिलाती, तो क्या आपको ये भी लगता है कि वफाकी हुकूमत यकतरफा फैसले करती है, ऑपोजिशन जमातों को साथ नहीं मिलाती? ऐसा है। देखें, जितने भी अगर वफाक के फैसले देख लें आप, जब वोट की जरूरत होती है तो MQM याद आती है, अदरवाइज ना तो किसी भी फैसले के लिए मशवरा लिया जाता है, ना कॉन्फिडेंस में लिया जाता है। अगर स्टैंडिंग कमेटीज को देख लें तो हमारा जो शेयर बनता है, हम सबसे बड़े कोलिशन पार्टनर हैं, हमारी वजह से ही हुकूमत कायम है। तो ये सारी चीजें देखते हुए हमने तो PM साहब के सामने भी बहुत सारे अपने ये जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो रखे हैं। तो हम चाहते हैं कि इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान ये मसले हल होने चाहिए। और फिर शहर कराची जो पूरे मुल्क को चलाता है, सिंध को 95% रेवेन्यू देता है, वफाक को देता है, उसके साथ ये सौतीली माँ वाला सलूक कब तक चलता रहेगा? यहाँ का हाल देख लें, ट्रांसपोर्ट नहीं है, सीवेज नहीं है, पानी नहीं है, महंगाई है, बहुत सारे इश्यूज हैं यहाँ। वसीम भाई, आपने कहा कि बिल्कुल इसमें हकीकत है कि MQM की वजह से हुकूमत है। अब MQM समझते इतने मसाइल हैं जिसकी इंतहा कोई नहीं है, तो MQM हुकूमत को अल्टीमेटम देने जा रही है
और अगर कोई तहरीक एतमाद आती है तो एमक्यूएम उस पर संजीदगी से सोचेगी या हुकूमत का साथ देगी या अपोजिशन की तरफ जाएगी? देखिए, अभी तक तो मैंने जैसे कहा कि अपोजिशन की तरफ से कोई ऐसी चीज आई नहीं है। अगर ऑपोजिशन हमें कॉन्फिडेंस में अगर ऑपोजिशन हमें कॉन्फिडेंस में लेती है और इस किस्म की कोई वे फॉरवर्ड नजर आ रहा होता है, और जाहिर है अगर हमें ऑपोजिशन हमसे रिक्वेस्ट करती है तो जाहिर है हम सियासी जमातें हैं, हम आपस में मुलाकातें करते हैं, हम बातचीत एक दूसरे को हम एंगेज रखते हैं। अगर कोई हमसे रिक्वेस्ट करेगा तो बिल्कुल, और हम समझेंगे कि इन द लार्जर इंटरेस्ट के पाकिस्तान की भलाई है, तो सोचा तो जरूर जा सकता है। हमारी राब्ता कमेटी है, उसमें ले जा सकते हैं, और राब्ता कमेटी डिसाइड करेगी कि क्या होना चाहिए। वसीम खान साहब, अपोजिशन ये सोचती है कि मजीद वक्त जितना भी हुकूमत गुजारेगी उतना ही मईशत को तबाह शुदा सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा, उतनी ही बैड गवर्नेंस का हमें सामना करना पड़ेगा। ये नाअहल लोग हैं, इसलिए वो इनसे जल्द छुटकारा चाहते हैं। क्या एमक्यूएम या कोई भी इत्तेहादी जमात ये समझती है कि ये वक्त पूरा होने में, हुकूमत की मुद्दत पूरा होने में हमें मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है? देखिए, जिस तरह से पॉलिसी सामने आ रही है, महंगाई, गैस की बंदिश हुई हुई है, मेरे यहाँ भी गैस नहीं आती, बिजली के रेट्स और बढ़ रहे हैं, ज़ाहिर मुश्किलात तो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, और फिर एक पब्लिक प्रेशर बिल्टअप हो रहा है। अगर मैं अपनी पार्टी के हवाले से ले लूं तो कराची के लोग हमसे सवाल करते हैं ये कि आप हुकूमत में भी हैं, मगर यहाँ महंगाई इतनी बढ़ गई है, तो हम क्या करें, और बहुत सारे इश्यूज हैं। तो इस किस्म के प्रेशर्स हम पर भी हैं, मगर फिर वही बात है कि अभी तक ऑपोजिशन से कोई ऐसी चीज बाहर आई नहीं है। हमें तो आपके डिस्कशन से ही पता चलता है या तज्जियों से पता चलता है। अगर कोई मैच्योर होके कोई चीज ऐसी आती है ऑपोजिशन से तो फिर उसको देखा जा सकता है, और जैसे कि मैंने कहा, फिर हमारी एक जमात है, हमारी अपनी हमारा वो है, हम फैसले खुद करते हैं। तो राब्ता कमेटी, वसीम भाई, अगर अपोजिशन की तरफ से ऐसी चीज आ जाती है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसको लीड करती है, जिससे आपको बहुत शिकायत हैं सिंध के अंदर, और आप समझते हैं कि आज भी खालिद भाई की मैंने गुफ्तगू सुनी और जिसमें उन्होंने कहा कि ये लिसानी फ़र्क़ात पैदा करना चाहते हैं, ये सारा कुछ करना चाहते हैं, और पीपल्स पार्टी अगर इस अदम एतमाद की तहरीक को लीड करती है तो फिर एमक्यूएम जो है इन तमाम तार इख्तलाफात के बावजूद क्या सोचेगी या उनसे मशावरत या उनके साथ देगी, या सोचने साथ का आपने क्या फैसला करेगी आपकी? फिर मैं फिर कहूंगा, ये तो मफरूजों पे मामला चल रहा है। क्या पाकिस्तानी अवाम के सामने कोई ऐसी चीज आई है कंक्रीट? क्या ऑपोजिशन ने कोई प्लान दिया है? अगर चले क्लियर प्लान ना दें, कम से कम अवाम को बताएं तो किस तरह से मतलब आपको अदम एतमाद की तहरीक नजर नहीं आ रही? लिए जा चुके हैं। आपको अदम एतमाद की तहरीक आती हुई नजर नहीं आ रही? अभी तक तो मुझे नजर नहीं आ रही है। अभी तक अदम एतमाद की तहरीक दिखाई नहीं दे रही। अगर कोई ठोस ऑपोजिशन के पास सिफारिशात हैं तो उन पे सोच विचार की जा सकती है, और लार्जर अगर हम स्केल में देखें तो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए एमक्यूएम ऑपोजिशन का साथ भी दे सकती है, अगर उसमें पाकिस्तान की बेहतरी हो और अवाम की फलाह बहबूद हो। बहुत शुक्रिया वसीम खान साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। इसी सियासी मंजरनामे पर मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक से पहले जिस तरह बात हो रही थी तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, तो एमक्यूएम का मौक़िफ़ यह है कि अपोजिशन अभी कुछ वाज़े नहीं कर पाई, उनके पास ठोस सिफारिशात नहीं है, मैकेनिज्म नहीं है। अगर कुछ होगा और वो अवाम की फलाह बहबूद के लिए होगा, और अगर हमें लगा कि ये बेहतरीन कदम है तो हम साथ देने के लिए सोच विचार जरूर करेंगे। लेकिन हम बात कर लेते हैं मार्चेस के हवाले से। एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मार्च है, दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मार्च है, जो पीडीएम का मार्च है। बातें ये हो रही थी कि दोनों मार्च इकट्ठे भी
हो सकते हैं। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मुलाकात के बाद भी अगर बिलावल भुट्टो जरदारी ये कहते हैं कि 27 फरवरी को हम मार्च की सूरत में निकलेंगे, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि इसका मतलब ये हुआ कि इनफरादी तौर पर आप अपना मार्च करना चाहते हैं, पीडीएम के मार्च में शमूलियत इख्तियार नहीं करना चाहते। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से क्या बातें होंगी, इस पर भी मजीद बात करेंगे। हमें ससी पलीजो साहिबा भी ज्वाइन करेंगी, लेकिन राना साहब की तरफ पहले बढ़ते हैं। राना साहब, 27 फरवरी और 23 मार्च का जो लॉन्ग मार्च है, क्या आपको दोनों जम होते दिखाई देते हैं या दोनों होते दिखाई नहीं देते? या सर, मैंने कई दफ़ा कहा 23 मार्च का मार्च मुझे होता दिखाई नहीं देता। 23 से पहले हो जाए या 23 के बाद हो जाए, सही 23 मार्च को होता दिखाई नहीं देता। यानी 23 मार्च को इस्लामाबाद में मार्च होता नज़र नहीं आ रहा। तो इस मार्च को आप लाहौर के रास्ते ना पहुँचें, जिस तरह लाहौर में रह के एयरपोर्ट तक नहीं पहुँच सकते, तो कराची से चल के या किसी और जगह से चल के कहाँ पहुँच सकते हैं। 27 फरवरी का मार्च जो है, इसके हवाले से मैं समझता हूँ कि इस पर कोई ना कोई चीज़ ज़रूर है। आप गौर करें कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से आज ये खबर चलती है कि हम 27 फरवरी से पहले अदम एतमाद लेकर आएंगे। अगर 27 फरवरी को पीपल्स पार्टी का मार्च है, पीपल्स पार्टी भरपूर तरीके से आ रही है, बिलावल साहब ने कहा कि जब आप पंजाब में दाखिल होंगे तो मैं आपके साथ शामिल हो जाऊंगा। अब अगर 27 फरवरी से पहले अदम एतमाद की तहरीक आती है तो फिर मार्च का क्या, तो फिर मार्च का क्या फायदा? बड़ी सीधी सी बात है। क्या अगर 27 फरवरी से पहले नहीं आ रही तो फिर आप मार्च करने जा रहे हैं, इसका मतलब फिर अदम एतमाद की तहरीक सब शोशा फिर शोर है या सर? क्लियर सी बात है ना। अब मामला यह है कि अगर 27 फरवरी के बाद अदम एतमाद की तहरीक आती है तो इसका मतलब है 27 फरवरी का जो आपका मार्च है वो नाकाम हो गया। नाकाम हुआ तो आप अदम एतमाद की तरफ गए ना। आप जो कह रहे हैं कि मार्च हो जाएगा, और ये दोनों चीजें देखें, मैं फिर कह रहा हूं कि ये किसी एक मार्च को सबूताज करने के लिए सब कुछ हो रहा है। मेरे पास जो इतलात है कि इस फरवरी के महीने में मुस्लिम लीग नून चाहती है कि अदम एतमाद की तहरीक लाएं, उसके लिए बाकी लोगों से बात करें, नून लीग गेम बनाए, आगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लगे, ताकि अगर कोई ऐसी बात हो तो मुस्लिम लीग नून के पल्ले ना पड़े, मुस्लिम नून के पेटे में ना पड़े ना। पीपल्स पार्टी किसी सूरत में नहीं चाहती को कच्ची गोली खेली जाए। अगर पीपल्स पार्टी को यह यकीन होता कि हमने फौरी अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाती है या हो सकती है, तो फिर 27 मार्च का आज बिलावल जिक्र का भी 27 फरवरी का आज बिलावल जिक्र ना करते। बिलावल साहब ने कहा कि 27 फरवरी और साथ उन्होंने कहा है कि आप हमारे मार्च से पहले इस्तीफा दे दें। ये कहीं जगह बात नहीं कि हम उससे पहले अदम एतमाद ला रहे हैं। पीपल्स पार्टी 27 फरवरी से पहले अदम एतमाद लाने के हक में नहीं है। मुस्लिम लीग नून जो है हर सूरत में 27 फरवरी से पहले, मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च को, 27 फरवरी के लॉन्ग मार्च को सबोताज करने के लिए ये शोर डाल रही है कि जनाब आप फौरी तौर पे हम अदम एतमाद लें। आज जो खबर निकली है कि 27 से पहले अदम एतमाद, यही निकली है ना आज, तो ये मुझे पता है कि मुस्लिम लीग नून के किस शख्स ने दी है, कहाँ से ये खबर निकली है, कहाँ से ये हो रहा है, और ये जो आज इन्होंने चारों सूबों से अपने सदूर भी बुला लिए हैं और सारा कुछ कर लिया, ये कहाँ से निकली है? ये मीडिया को जब खबर दी जाती है, जब खबर चलाई जाती है, तो ये पैगाम देने के लिए जनाब हम तो इसी में आएंगे। अगर आपने 27 फरवरी से पहले अदम एतमाद लाना है तो क्या आपने पीपल्स पार्टी को राजी किया? और पीपल्स पार्टी के बगैर अदम एतमाद क्या मुस्लिम लीग कामयाब कर सकती है? चले, ये जो आपका सवाल है इसका जवाब भी ले लेते हैं। इसी बीच हमें ज्वाइन कर चुकी है पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ससी पलीजो साहिबा। ससी साहिबा बहुत मशहूर हैं आपके वक्त के। ससी पलीजो साहिबा, बात हो रही है तहरीक अदम एतमाद के हवाले से और लॉन्ग मार्च के हवाले से। आपका लॉन्ग मार्च तो है 27 फरवरी को, पीडीएम लॉन्ग मार्च करेगी 23 मार्च को। अब सवाल ये पैदा होता है कि तहरीक अदम एतमाद आपके लॉन्ग मार्च से पहले आएगी या पीडीएम के लॉन्ग मार्च से पहले आएगी, या अभी सिर्फ बातें ही चल रही हैं, अभी मुशावरत चल रही है? शुक्रिया यासिर साहब, राना साहब। देखिए आप बिल्कुल सवाल बहुत सारे लोग यही पूछते भी हैं और आप भी हक बजानब हैं, लेकिन मेरे ख्याल में कि लॉन्ग मार्च हमारा तो होगा। 27 को हम शुरुआत कर रहे हैं, तैयारियां मुकम्मल हैं। कल हमारी डिस्ट्रिक्ट की भी मीटिंग थी, उसमें सारी अरेंजमेंट्स प्रिपरेशंस जो हैं वो हो चुकी हैं। चूँकि कराची ठट्टा ये शुरुआत यहीं से होती है, आपको पता है, तो और लोगों का ठाठे मारता समंदर होगा और ये इस्लामाबाद तक जाएगा। तो तैयारियां हैं, इसका मतलब है कि हम सीरियसली लॉन्ग मार्च कर रहे हैं और हम डिटरमिन्ड हैं और ये होगा।
बाकी अदम एतमाद वाली जो तहरीक है वो मेरे ख्याल में जब दोनों पार्टीज, जो बड़ी पार्टीज और फिर मुस्लिम लीग नून चूँकि पीडीएम में भी ये चीज़ लेकर जाएगी, चूँकि वो भी हिस्सा है मुतहदा अपोजिशन का, तो फिर डेट कोई बढ़ सकती है। ऑप्शंस हैं हमारे सामने, मल्टीपल ऑप्शंस हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जो अहम ओहदा होगा उसी के खिलाफ ये मोशन आएगा। और अहम ओहदा कौन था, स्पीकर कौमी असम्बली या वजीर आजम? आपको पता है अहम ओहदा कौन सा हो सकता है कि साउथ पहले बातें तो बाज़गश तो ये थी कि पहले स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ लाई जाएगी, फिर सोचा जाएगा अगले स्टेप में। मेरे ख्याल में मैं अपनी पार्टी की तरफ से तो कोई अनाउंसमेंट नहीं कर सकती, क्योंकि वो जुड़ी हुई है मुतहदा अपोजिशन के हवाले से। चूँकि अभी मीटिंग्स जारी हैं, मियाँ साहब ने जो है वो दावत की, उसमें हमारे पार्टी के लीडर्स मोहतरम बिलावल साहब और मोहतरम आसिफ साहब गए। अब जो पीडीएम की भी तकरीबन जुम्मे को उनकी भी मीटिंग है, उसमें वो भी अपनी बात रखेंगे। हम भी जाहिर बातें 27 की तैयारियों में लगे हुए हैं, उसमें तो कोई शक नहीं है, हम मार्च कर रहे हैं और बड़े ही दिलेरी और डिटरमिन्ड वे में कर रहे हैं। बाकी अदम एतमाद के हवाले से मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, उसमें जिस वक्त भी जिस घड़ी हमने अपने अददी लिहाज से स्ट्रेंथ हमने समझी कि वो है, तो उसमें नेचुरली विल गो फॉर इट। आपने कहा अददी तादाद जिस दिन पूरी होगी उस दिन आप कर लेंगे, तो क्या अभी तक आपको अददी तादाद मुकम्मल होती नज़र नहीं आई या मुकम्मल नहीं है, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं? नहीं राना साहब, मैंने कहा पहले ये मुतहदा अपोजिशन, चूँकि पार्लियामेंट में हम जो हिस्सा हैं, हमने तो आपको पहले भी आपके साथ प्रोग्राम हुए तो मैं हमेशा ये कहती, हमने तो पूरा वजन अपना मियाँ शहबाज शरीफ साहब के पलड़े में डाला हुआ है एज फार एज पार्लियामेंट इज कंसर्न। ऑब्वियसली दैट्स अ वे। चलिए इसी में आ जाते हैं, इसी में आ जाते हैं। अगर शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि 27 फरवरी से पहले अदम एतमाद की तहरीक ना आएंगे, और आप जब अदम एतमाद की तहरीक आ रही है तो फिर तो मार्च का वैल्यू कोई नहीं रहती, उस अददी तादाद पूरी होगी तो फिर मार्च किसके खिलाफ करना है? तो क्या पीपल्स पार्टी उस वक्त मार्च को मनसूख करने का ऐलान कर देगी जब आपने पलड़ा ही सारा शहबाज शरीफ साहब पे रखा हुआ है? राना साहब देखिए, पहले आज चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो मुल्तान में स्पीच थी, उन्होंने वाज़ेह तरीके से ये कहा कि पीडीएम का, किसी ने पूछा सवाल या जवाब देते हुए या स्पीच में भी उन्होंने कहा कि भाई मार्च दूर है, महंगाई क्या हुआ है, होश रबा जो महंगाई है, दूसरे इश्यूज है, यही वक्त है कि हम अपने जो है सिंधी में कहते हैं संदरा बधण, तो हमने तो वो उसकी शुरुआत कर ली है। 27 को मार्च बिल्कुल होगा। अब जो मुतहदा अपोजिशन है, मैं सिर्फ पीडीएम को अलग से उसको नहीं देखती, क्योंकि पार्लियामेंट में हम एक साथ हैं, हमारा एक डेफिनेट मैंडेट है और उसमें हम एक साथ हमने सारे मूव्स किए हैं, उसमें कामयाबी मिली है। और अभी भी JUIF हो या मुस्लिम लीग नून हो, जो भी हम करेंगे एक साथ करेंगे। 27 का मार्च जब आप शशि साहिबा आप कहती हैं कि जो भी तहरीक चलेगी वो एक साथ चलेगी, आप ये देखें कि शो कॉज नोटिस पीडीएम में आपके मुताबिक नून लीग की ईमा पर आपको भेजा गया था, आप मुलाकात नून लीग से तो कर लेते हैं, अब पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करने के लिए आपने नून लीग को आगे कर दिया, खुद क्यों नहीं राबिता बढ़ाते? नहीं, वहां कुछ नादान दोस्तों ने कुछ माहौल ऐसा बनाया था यासिर कि वहां सूरत हाल ये है कि हम अपनी बात में खड़े हैं। देखिए, हम ही थे जिन्होंने कहा सेनेट के इलेक्शन में जाना चाहिए, हम ही थे, हमने कहा कि नहीं बल्दियाती इलेक्शन हो या ज़मीनी इलेक्शन हो, ये तो पूरा बाइकआउट करने की, हम पीटीआई की मुखालफत करते हैं, पाकिस्तान या रियासत की मुखालफत तो नहीं करते। नेचुरली चीज़ों को भी बढ़ना चाहिए, या अपर हाउस का हाउस सामने का नहीं, इलेक्शन होंगे, हम भी जाएंगे, आपको भी जाना चाहिए। हमारी चीज़ें वो अब ठीक वाज़ेह हो रही है ना। अगर इलेक्शन ये पहले ही इस्तीफा दे देते तो हमारी पोजीशन अपोजिशन की क्या रहती, यू नो इट वेरी वेल। अब कम से कम जो हमारी सजेशंस हैं उसी पे अगर जहां तक चले हैं और उसमें कुछ चीज सुझाई देती है, डायरेक्शन मिली है, तो मुतहदा अपोजिशन पार्लियामेंट में हम जो भी फैसले एक साथ करेंगे। फिल वक्त जो है बाहर पीडीएम के हवाले से उसमें मैं नहीं कहती कि कोई उसमें कोई चीज दैट वेरीज एंड ऑब्वियसली यू नो देयर ऑलवेज रूम जो होता है पॉलिटिकली, लेकिन इस वक्त हमारा डेफिनेट वो एक कंफर्म्ड है डेट 27 को। मैं इसी पे आ रहा हूं शशि साहबा, मैं इसी पे आ रहा हूं। आप बार बार एक ही बात कह रही हैं, बिलावल साहब ने भी आज कही कि 27 फरवरी को हर सूरत में मार्च होगा, ठीक है।
इसका मतलब है हम समझ लें कि 27 फरवरी तक कोई अदम एतमाद की तहरीक नहीं आ रही। अगर आ रही होती तो पीपल्स पार्टी के बगैर तो वो कामयाब नहीं हो सकती। इसलिए मार्च आप फाइनल कह रहे हैं, हर सूरत में 27 फरवरी को होगा। राना साहब बिल्कुल, आप पहले ही मैंने आई गॉट योर पॉइंट। देखिए, इस बीच में अगर ये बड़े मिल रहे हैं और ये सिलसिलेवार कंटिन्यूस एक प्रोसेस है ना मीटिंग्स सबकी, पार्लियामेंट में आप साथ हैं नेचुरली, लेकिन पार्लियामेंट के बाहर स्ट्रीट स्ट्रगल जो है, इस हवाले से इन ऑर्डर टू कि आप इफ यू वांट टू कम अप विद सम एक सॉलिड आइडिया पे यूनानिमसली आना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ मीटिंग्स और भी दरकार हैं। हो सकता है कुछ चीजें ऊपर नीचे आगे पीछे हो जाए, लेकिन हो सकता है ये खुद असेंबलीज, आज बिलावल साहब ने इनको चैलेंज भी किया हुआ है ना, खालिद साहब इतना कह रहे हैं तो असेंबलीज तोड़े नए इलेक्शंस के लिए भी जा सकते हैं, इन हाउस चेंज के लिए भी इनके पास ऑप्शन है। लेकिन अगर आप इतने पुरएतमाद हो, नंबर गेम पूरी हो, तहरीक अदम एतमाद आप ला सकते हो, तो फिर ये बात करना तो बनता ही नहीं है ना, फिर अपने जोर पे बंदे को आना चाहिए। चले ये इसको अलग पे रखते हैं। मैं शशि साहिबा एक सवाल करता हूं, आप ये कहती हैं कि एक सॉलिड इशू के ऊपर मुलाकातें हो रही हैं, तो फिर आपने इत्तेहादियों से भी मुलाकातें की हैं, क्या इत्तेहादियों को आपने तहरीक अदम एतमाद के बारे में बातचीत की? क्या उनकी राय जानी, उनकी तरफ से कोई सिग्नल मिला? पार्टी में क्या बातचीत चल रही है हालिया मुलाकातों पे? They've got all these things in their mind. ये तो एक सबको पता है। आप जब पार्लियामेंट में होते हैं, मुतदा अपोजिशन का हिस्सा होते हैं, तो यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट डिफरेंट मल्टीपल ऑप्शंस। हमारे सामने क्या है? एक तो स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद, चेयरमैन सेनेट हो गया, वजीर आजम का ओहदा हो गया। अब जो है ऑप्शंस ये 3-4 हैं जो एक्सरसाइज करनी है पार्लियामेंट के अंदर। बाहर की तो डेट्स आपने दी हुई हैं, उसको आप थोड़ा सा अलग रखें। इस पर जिस वक्त आपकी सारी मुतदा, हम अकेले नहीं है ना, वी कांट एक सोलो फ्लाई तो नहीं कर सकते ना। बाहर तो आपके मैनिफेस्टो अपना अलग अलग है स्ट्रीट एजुटेशन या पॉलिटिक्स के हवाले से। यहाँ जिस वक्त ये यूनानिमसली एक डेट पर एक डिसीजन पे चीज आ गई, तो मार्च से पहले भी चीजें हो सकता है हुकूमत खुद ब खुद जाना चाहे, हो सकता है ये खुद सरेंडर करें, हो सकता है उनके पास भी तो मुख्तलिफ होंगे कि भाई भागने के कौन से रास्ते दीवार पे नजर आ रहे हैं। साहब ये बता दें, आज बिलावल साहब ने जो कहा है कि आप असेंबलियां से इस्तीफा दे दें और असेंबली डिसॉल्व कर दें, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कौमी इंतखाबात के लिए जो आप चाहते हैं कि एक नए इंतखाबात हों, उसके लिए सिंध हुकूमत को ख़त्म करने के लिए अगर ये वफाक की तरफ जाती हैं, तो यही सवाल सिंध के लिए भी होता है, सिंध की हुकूमत को ख़त्म करने के लिए तैयार हैं या आप चाहते हैं सिर्फ वफाकी हुकूमत ख़त्म हो, उनके कौमी असम्बली के इलेक्शन हो, सूबों के रहने दें? देखिए राना साहब, जो भी फैसला होगा एक तो मुतदा अपोजिशन का एक साथ होगा पार्लियामेंट के अंदर, जो बात कर रहे हैं, क्योंकि हम बाहर तो जारी बात है कि स्ट्रगल चलती रहेगी। और पहले पीपल्स पार्टी की हैसियत से सवाल पूछ रहा हूं, वो मुत्तहिदा अपोजिशन हो गया, सिंध में आप लोग बैठे हैं ना। पीपल्स पार्टी मुतदा अपोजिशन का हिस्सा है। हमने पहले भी कहा था कि टाइम जो है बड़ा मैटर करता है, उसमें जो है अगर इस्तीफा देने होंगे तो उसमें भी जो एक साथ फैसला अगर होता है तो, लेकिन इस्तीफाओं से अब बात बढ़ चुकी है। अब बात ये हुकूमत, मैं ये कह रहा हूं कि अगर शशि साहिबा इमरान खान साहब तोड़ देते हैं असेंबलियां, कौमी असम्बली तोड़ देते हैं, पार्लियामेंट को ख़त्म कर देते हैं, तो आप कौमी सिर्फ आप चाहते हैं कौमी असम्बली के इंतखाबात दोबारा हों, या आप चारों सूबों में दोबारा इलेक्शन चाहते हैं? और अगर चारों सूबों में चाहते हैं तो क्या पीपल्स पार्टी भी फौरी तौर पर फिर सिंध की हुकूमत को डिसॉल्व कर देगी? राना साहब, जब एक साथ एक जो मुतदा अपोजिशन बैठेगी नेचुरली, तो वो जो फैसला सामने होगा, ये पहले भागते हैं डर के मारे, तो सारी असेंबलीज जाएंगी उसके। हम तो हर वक्त जनरल इलेक्शन के लिए तैयार है, पीपल्स पार्टी तैयार है। अभी अलॉन्ग मार्च के लिए भी आप पहले भी हमारी पीडीएम में भी हमारी तैयारी थी, पीडीएम के दूसरे दोस्तों की नहीं थी। हम इस वक्त भी तैयार है, हम हर वक्त इलेक्शन के उसमें रहते हैं। तो फिर आप ये कैसे सोच सकते हैं कि जो दोस्त उस वक्त नहीं तैयार हुए वो अब तैयार हो जाएंगे? जब पता चले कि हिस्सा जब मिलना है तो वो किसको मिलेगा, कौन सरबराह होगा, किसको नॉमिनेट किया जाएगा, वो बातें नहीं तय होंगी, तो अब उनके साथ की यकीन दहानी आपको कैसे है? यासिर साहब, ये हिस्सा मिलने की बात नहीं है, बात उससे कहीं और बढ़ गई है। देखे ना, ये संजीदा एक चीज है, पाकिस्तान के लोग आम आवाम सफर कर रही है और हम उनके बलबूते पे आए हुए हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं। वो आखिरी एक सवाल का जवाब दे दें सीधा सा, जो यासर भी पूछना चाहता है और कौम भी जानना चाहती है। मान लें अदम एतमाद के लिए आप लोग तैयार हो गए, आपको अददी तादाद आपकी पूरी हो गई,
तो उस सूरत में हुकूमत अदम एतमाद कामयाब होने की सूरत में पीपल्स पार्टी हुकूमत बतौर वज़ीर आज़म अपना अबूरी लाएगी, जितनी देर के लिए लाएगी, या मुस्लिम लीग नून को दावत देंगे कि आप आके हुकूमत संभालें? राना साहब, इन हाउस जब चेंज होती है ना, उसके बाद तो ज़ाहिरी बातें, जब भी अगर नए वज़ीर आज़म की इन हाउस कोई होती है, उसमें अगर अपोजिशन ये फैसला करती है कि हमें उसमें जाना चाहिए, तो वो जो भी होगा मुत्तहदा कैंडिडेट हमारा होगा। और उसमें यही चीज़ें, यही मीटिंग्स जो हो रही हैं इस हवाले से, ये आपके 5-10 ऑप्शंस जो भी हैं, ये नेचुरली, यानी फिर हम ये समझें कि वो मुत्तहिदा जो उम्मीदवार है वो JUIF से भी हो सकता है। स्ट्रेंथ पे देखना होगा ना कि मैंडेट किसने किसका वो तो फिर शहबाज शरीफ हुए ना, फिर वो तो शहबाज शरीफ हुए। No, don't make me laugh. You know it very well कि जो आप शहबाज शरीफ पे भी राजी नहीं है, जमीयत इस्लाम पे भी राजी नहीं है, तो बिलावल साहब की अभी एज नहीं है, फिर कौन है? राना साहब, ऑप्शन सारे हैं सामने, मजाक अलहदा, लेकिन सच्ची बात यह है कि मुत्तहदा अपोजिशन एक ही फैसला करेगी और वो जामे होगा। रिजल्ट अपोजिशन एक ही फैसला करेगी और वो जामे होगा, और उसी नुक्ते पे तमाम अपोजिशन जो है वो अपनी तहरीक को आगे बढ़ाएगी। बहुत शुक्रिया ससी पलीशो साहिबा इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर सियासी मंजरनामे में बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, जिस तरह हमने प्रोग्राम के 2 हिस्सों में बात की है कि इत्तेहादियों की सोच ये है कि अगर अपोजिशन के पास कोई ठोस फार्मूला है तो फिर उस पर सोच विचार की जा सकती है, उस पर अमल दरामद के लिए हम बैठ के मुशावरत कर सकते हैं, अपनी पार्टी में भी कर सकते हैं और अपने हलकों में भी कर सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ यह है कि लॉन्ग मार्च भी होगा, तहरीक अदम एतमाद के हवाले से मुशावरत जारी है, और वो मुत्तहिदा अपोजिशन जो फैसला करेगी उसी पे हम आगे बढ़ेंगे। अब मुत्तहिदा अपोजिशन हम देखें तो एक तरफ PDM मुत्तहिदा अपोजिशन है और एक तरफ पार्लियामेंट के अंदर मुत्तहिदा अपोजिशन है। अब PDM क्या वो फैसले मानेगी? मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब तो तगोदो कर रहे हैं। अब अगर यही बात मौलाना फजलुर रहमान के पास लेके जाते हैं, बज़ाहिर तो ये फार्मूला दिया गया है आसिफ अली जरदारी साहब की जानिब से, अब अपने तई तगोदो कर रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, तो वो फार्मूला अपने तौर पे पेश करेगी या आसिफ अली जरदारी साहब का पेश करेगी? राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, जिसका मुला पेश किया जाए मौलाना फजलुर रहमान साहब के सामने, वो बेशक पीपल्स पार्टी का हो या PMLN अपने तई कर रही हो, क्या आपको ये लगता है कि मौलाना उस फैसले को या उस फार्मूले को अडॉप्ट करने की पोजीशन में है या उस सोच में है? देखें, 2 चीज़ें बड़ी क्लियर हैं। मुस्लिम लीग हर सूरत में चाहेगी कि मौलाना साहब तहरीक के अदम एतमाद जो है इसके मामले पे हमायत करें और तहरीक के अदम एतमाद पर हमारा साथ देने का ऐलान करें। मौलाना साहब अगर तहरीक के अदम एतमाद की तरफ जाते हैं और ये फैसला होता है कि तहरीक के अदम एतमाद 23 मार्च से पहले होगी, ठीक है, तो फिर 23 मार्च का आपको लॉन्ग मार्च जो है वो मौलाना साहब को कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि मौलाना साहब उसी सूरत में तहरीक के अदम एतमाद की तरफ जाएंगे या सर जब उन्हें इत्माद, ये यकीन दहानी करा देंगे कि तहरीक के अदम एतमाद कामयाब होगी। और जब कामयाब अगर हो जाती है तो फिर मुझे बताएं किस सूरत में किसके खिलाफ मार्च करना आपने? किसी दीवार के खिलाफ करना है या जिसने तहरीक के अदम एतमाद कामयाब कराई है उस हुकूमत के खिलाफ करना? उसमें उसका उस अपोजिशन का तो आप खुद हिस्सा है। अब मुस्लिम लीग नून के पास जो चीज़ है मैं आपको बड़ा क्लियर कह दूं, पीपल्स पार्टी भी यही चाहती है, मुस्लिम लीग नून भी यही चाहती है। इसलिए पीपल्स पार्टी ने 27 फरवरी को अपना मार्च रख लिया है कि अपनी वो सियासी गेम मुकम्मल कर जाए और 23 मार्च की सियासी गेम को मुकम्मल ना होने दें। टारगेट है किसी की तरफ से, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, ये टारगेट है कि 23 मार्च का मार्च नहीं होना चाहिए। अब मुस्लिम लीग नून उसके लिए मौलाना साहब को राज़ी करने के लिए ये कहेगी कि हम अदम एतमाद ला रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी राज़ी है, हम भी राज़ी हैं, कुछ सबसबाग दिखाए जाएंगे, कुछ यकीन दहानियाँ कराई जाएगी, कुछ कहा जाएगा कि ये जो मुलाकातें हो रही हैं। अब मैं फिर कह रहा हूँ, मैं कुछ ऐसी बात कर रहा हूँ कि जो समझने वाले समझ लेंगे या सर आप भी समझ लेंगे। आप क्या समझते हैं? MKM से मुलाकात, मुस्लिम लीग काफ से मुलाकातें, बाकी मुलाकातें, ये मौलाना साहब को यकीन दहानी कराने के लिए है कि जनाब हमारे साथ लोग मौजूद हैं। लेकिन जब आप ऐलान कर देंगे तहरीक अदम एतमाद का, आपको मार्च कैंसिल करने का ऐलान करना पड़ेगा। अगर आप नहीं कैंसिल करने का ऐलान करते तो इसका मतलब है तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी पे आपको यकीन नहीं है। और अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं होती और उसके बाद आप मार्च करते हैं तो फिर आपका मार्च भी नाकाम होता है। या सर
कि सियासी तौर पे आप कहते हैं पार्लियामेंट के अंदर तो हमें शिकस्त हो गई, और अगर आपको पार्लियामेंट के अंदर शिकस्त हो जाती है और आप देखते हैं कि फिर इसका मतलब है आपको किसी तरफ से भी सपोर्ट हासिल नहीं, और शिकस्त उसी सूरत में होती है कि आप हुकूमती इत्तेहादी नहीं तोड़ सकते और आपके अपने वोट भी पूरे नहीं होते, तो इसका उसके बाद आप सियासी तौर पर भी आपको वो शिकस्त होती है, और फिर आपके एक से छोड़कर 27 मार्च भी हो जाए उससे हुकूमत नहीं जाती है सर। इसलिए मुस्लिम लीग नून जो है वो एक मौलाना साहब के साथ गेम खेल रही है, पीपल्स पार्टी उसमें हिस्सेदार है। मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब जो हैं वो जहाँ बैठ कर भी हदायत दे रहे हैं। देखें अभी जब एक रेक्विजिशन पेश करनी होती है ना तहरीक अदम इत्तेमाद के लिए, क्या उस पर काम शुरू हो गया? जरदारी सब तो बीमार हो गए, अल्लाह ने सेहत कामला अता फरमाए। अगर वो 15 दिन या 10 दिन सियासी सरगर्मियाँ मुअत्तल कर देते हैं तो फिर क्या होगा जी? आपका चला गया फिर मार्च में, और अगर आपका मार्च में चला जाता है और मार्च में जाने के बाद आप मुझे एक बात बताएं, मौलाना साहब कहते हैं पीपल्स पार्टी का मार्च तो हो गया, उन्होंने अपना मेला लगा लिया, उन्होंने अपनी रौनक लगा ली, वो चले गए, अब हमने भी करना है, तो आप फिर 23 मार्च के बाद चले जाते हैं। 23 मार्च के बाद आ जाता है रमज़ान। अब इसका मतलब है फिर बात गई सो गई चली जाती है। तो लिहाजा अदम एतमाद के हवाले से अदम एतमाद की तहरीक का जो शोर है वो सिर्फ और सिर्फ एक लॉन्ग, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, एक लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए। चले मैं उसको हुकूमत की तरफ आ जाता हूँ। शेख रशीद साहब अगले 50 दिन की अहमियत क्यों वजह कर रहे हैं? शेख साहब ने कहा था 3 महीने बड़े अहम हैं। आज कितनी तारीख है? 8 हो गई। आज 8 हो गई ना, 28 का महीना है यार, ठीक है, आज 9 हो गई ना, 28 का महीना है। अगले महीने के में बाकी दिन डाल लें तो 50 बनते हैं। शेख साहब ने कौन सी नई बात कर दी? शेख साहब ने पहले कहा था 3 महीने बड़े अहम है, 1 महीना 10 दिन गुजर गए हैं, बाकी 50 दिन रह गए। यार सर शेख साहब देखे हिंसों से खेलते हैं। शेख साहब बड़े सियाने आदमी हैं, उन्होंने यही कहा था ना पहले 3 महीने बड़े अहम है, 3 महीने में से जितने दिन गुजर गए उसने बाकी दिन कह दिए भाई अहम। उन्होंने ये तो नहीं कहा हुकूमत जा रही है, उन्होंने ये तो नहीं कहा कुछ और है, ये इसी तरह कहेंगे। आपको पता है शेख साहब कहते होते थे कि इस ईद पे बकरा छुरी के नीचे होगा, फिर जब वो टाइम गुजर जाता शेख साहब कहते थे यार बकरा बड़ा तेज है, छुरी के नीचे से निकल गया। शेख साहब बादशाह आदमी है, शेख साहब को हेडलाइन बनाना, शेख साहब को हेडलाइन चलवाना, शेख साहब को खबर बनानी आती है। शेख साहब कहते हैं, शेख साहब ने ये किसी जगह कहा कि इन देखें वो कहेंगे इंटरनेशनल तौर पे ये 50 दिन बड़े अहम थे, अब वो कहेंगे ये 50, उसके बाद उन्होंने जो लफ्ज़ कहा आपने वो नहीं सुना, उसके बाद इमरान खान सुरखरू होगा। भाई वो तो कमाल की बात कर गए हैं, 50 दिन अहम भी कह गए सुरखरू। जब इमरान खान साहब भी सुरखरू हो जाएंगे, वो निकल जाएंगे, तो किसके लिए अहम है फिर? कौन से अहम दिन? अहम दिन तो ये होते हैं कि हुकूमत जा रही है जी, इन 50 दिनों में अदम एतमाद आ जाएगी, इन 50 दिनों में फलाह हो जाएगी। तो यार सर एक बात ज़हन में रखिएगा, मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं पहले दिन से कह रहा था, आज भी कह रहा हूँ, किसी के साथ हाथ होने वाला है और कोई और भी बीमार होने वाला है। चले, किसी के साथ हाथ होने वाला है, कोई और भी बीमार होने वाला है, और उसके बाद अदम एतमाद का शोर जो है वो किसी और चीज़ के बाद जाके ख़त्म हो जाने वाला है। यानी अदम एतमाद का शोर किसी और शोर के नीचे दब जाएगा, फिर एक नया मामला होगा, एक नया फैसला होगा, एक नई तहरीक होगी, एक नया इकट्ठ होगा। देखिए कि सियासत में कितने रंग बदलते हैं। नाज़रीन आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हम भारत वाले से। कर्नाटक के तालीमी इदारों में तालिबात पर जो हिजाब पर पाबंदी लगी, एक वीडियो मंजर-ए-आम पे आई। एक लड़की जो हिजाब में थी स्कूल पहुंची तो लोगों ने उसे घेर लिया। वो नौजवान थे, वो तालिब इल्म थे दीगर स्कूल्स के, दीगर कॉलेजेस के। उन्होंने रोकने की कोशिश की तो इस पे ये शेर याद आता है कि अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। वो बच्ची, वो लड़की इस वक्त आज़ादी का स्लोगन बन चुकी है। नाम नेहाद लिबरलिज्म के दावेदार जो हैं, जो अपने स्लोगन लेकर चलते थे, उसका स्लोगन उन पे भारी पड़ चुका है। इस वक्त भारत के अंदर अगर सूरत हाल देखें तो वो किस नहज तक पहुंच चुकी है और कितनी खौफनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। राना साहब की तरफ बढ़ेंगे। राना साहब, आइंदा का मंजरनामा क्या देख रहे हैं? हिंदुत्व मजीद परवान चढ़ता जा रहा है, शिद्दत पसंदी आती जा रही है भारत में। देखिए यार सर, ये तो मान लेना कि डरती है मोदी सरकार एक हिजाब वाली लड़की से, और नकती लड़की से, हिजाब वाली नकती लड़की, और जिसके पास सबसे बड़ी ताकत क्या थी? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ये नारा था ना। तुम आप मारते हो वो अल्लाह अकबर कहती है, आप गाली निकालते हो वो जवाब देती है अल्लाह अकबर, आप उन्हें डराने की कोशिश करते हो वो जवाब देती है अल्लाह अकबर। आप उसके बाद आज जो किया इन्होंने, आज औरतों पर इन्होंने गन फेंका, उन पर जुल्म किया। इवन के एक लड़की को, हिजाब वाली लड़की, बुर्का पहना हुआ था जिसने, उसको इन्होंने कहा तुम्हें मार देंगे। आपने देखा ये सारा कुछ होने के बावजूद स्कूल के अंदर दाखिल हुए। आप उसके बावजूद भी देखें कि आज भारत के अंदर उसने भी हिजाब किया जो हिजाब नहीं करती थी।
लेकिन आज भारत इस पे अफसोस का मुकाम राना साहब ये भी तो देखें ना, आप झुंड लेके उसके घर पे चले जाएं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, वो सलाम करना चाहें तो आपका नमस्कार कहो, तो आप ये देखें कि अपने अल्फाज उसके मुंह से निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं कि जमीन तंग कर रहे हैं। तो आपको ये नहीं पता कि खबर नहीं चली, मैं आपको बता देता हूँ, इसलिए कि इंडियन मीडिया माजरत से पर आप इस बोगस भरी हुई है उसमें भी। आपको पता है कि इस मासूम जो बेचारी हमारी बहन है मुस्कान खान, जिसने ललकारा, जो आज पूरी दुनिया के अंदर मिसाल बन गई, जिसने फख्र से सर बुलंद हो गया तमाम मुसलमान औरतों का, इसलिए आज जब उसके घर प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई जा रही थी तो उसकी फैमिली के 3 लोग, मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ, ये चंद दिन में खबर आ जाएगी, उसकी फैमिली के 3 लोग जो थे वो RSS के पास थे और कहा गया था कि इसे इन्हें मार दिया जाएगा। ये है जुल्म की इंतहा। और आज आपको पता है कि भारत में भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने, उसके स्टाफ ने तमाम पुलिस को और तमाम वहाँ के जो कानून नाफज करने वाले अदारों को कहा है कि जहाँ पर RSS जनता पार्टी के लोग, जहाँ पर जिस मुस्लिमवादी में जो करना चाहे उनको ना रोका जाए, उनकी दरखास्त पर कार्रवाई की जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई ना की जाए। लेकिन ये एक ऐसी तहरीक बन गई है जिस तरह बुरहान वानी शहीद की तहरीक बनी थी ना, उसके साथ जुल्म किया इन्होंने, उनसे शहीद किया, तो एक तहरीक बन गई आज भी। अब ये मासूम हमारी बहन जो है मुस्कान खान, ये एक तहरीक बन गई है। निचली जात के हिंदू जो हैं वो अब ऊपर हिंदुओं के खिलाफ खड़े हो गए हैं, वहाँ पर क्रिश्चियन खड़े हो गए हैं, वहाँ पर वो तंजीमें जो पहले नहीं खड़ी थी वो भी खड़ी हो गई हैं। आज भारतीय मीडिया दिखाए ना दिखाए, भारतीय मीडिया सामने लेकर आए ना आए, आज जो मर्जी कर ले, लेकिन भारत का कोई एक शहर मुझे दिखा दे जहाँ पर आज हिजाब पहनकर एहतजाज नहीं हुआ। आज तो भारत की अदलिया भी नंगी हो गई ना, आज तो भारत की अदलिया का चेहरा भी बेनकाब हो गया। आप लार्जर बेंच फैसला करेगा। भाई आपको बाकी चीज़ें तो याद है, आपको बाबरी मस्जिद के खिलाफ फैसला देना तो याद आ जाता है, आपको बाकी चीज़ें तो याद आ जाती हैं। तो ये क्या, अगर हिजाब, मुझे ये एक बात है, यही मामला अगर पाकिस्तान में होता, किसी हिंदू के साथ ज्यादती होती, तो फौरी तौर पर हमारी अदालतें मेरिट पे आती और अकलियत के हक में फैसला होता है। ऐसे ही होता है ना, सीजे साहब तो मिलने चले गए। तो इससे बढ़ के क्या है, तो आज भारत का मकरूज चेहरा बेनकाब हो गया और सारा कुछ हो गया। और उसके बाद जितना मर्जी ये कह रहे हैं, भारत के अंदर वो तहरीक जो शायद बहुत से लोगों के खून देने से नहीं बन सकी, वो एक मुस्कान खान के नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नारे से बन गई। ये सोचना होगा शिद्दत पसंदों को कि जो इस वक्त केसरी रंग को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं, ये केसरी रंग किसने मुतारिफ करवाया था और वो खातून के बारे में क्या राय रखता था, वो भी जरा तारीख पढ़ लीजिए। नाज़रीन, द लास्ट स्टार से मुझे अजीम साहब को दीजिए इजाजत। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।